हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नीट सिलेक्शन बैच में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले कराए हैं। ठीक है, एनर्जी के फॉर्मूले आप लोगों ने किए हैं, जिनमें से एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यूजुअली उससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। और वो फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4, ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हालांकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग लगभग ना के बराबर है। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ और फॉर्मूले बताए थे, जिसके अंदर एक एनर्जी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था? माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। सेकेंड जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो बताया था माइनस ऑफ 1312 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यहाँ पर क्या था? किलो जूल पर मोल था। और तीसरा जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था वो था माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगेन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो इतनी बात अभी तक हम लोग कर चुके हैं। इसके आगे आज हम लोगों ने बात की थी क्या? कि रेडियस के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगला अगर हम बात करें फॉर्मूला, तो वो क्या होने वाला है? टू कैलकुलेट रेडियस। टू कैलकुलेट रेडियस। अब देखिए, जब हम बात करते हैं रेडियस को कैलकुलेट करने की, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और ये फॉर्मूला किसमें है? पिकोमीटर। अब देखो, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को पिकोमीटर में ही रख लो, या फिर पिकोमीटर को हम अगर चेंज करना चाहें, ठीक है, पिकोमीटर को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 10 to the power 12 मीटर। 10 to the power 12 मीटर। या फिर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब देखो, ये जो 10 की पावर -10 मीटर है ना, ये किसके बराबर होता है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर -2 इंटू में 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो एक बार बताओ, ये है -2 पावर, यानी कि 1/100 है। तो 1/100 से अगर आप इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, या फिर सीधे सीधे हम बोल सकते हैं 100 से आप इसको जब डिवाइड करोगे, तो आपका फॉर्मूला आर्मस्ट्रॉन्ग में भी निकल के आ जाएगा। दैट इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखो, यहाँ पर ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर दोनों तरीके से पूछ सकता है। हो सकता है वो आर्मस्ट्रॉन्ग लिख के दे दे, हो सकता है वो पिकोमीटर लिख कर दे दे। पर आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ है चैप्टर 1 में। ठीक है, मैंने अभी भी आपको बता दिया कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। 10 की पावर -10 और 10 की पावर -2 ऐसे तो तोड़ के लिख सकते हैं हम, तोड़ के लिख लिया। और जब इसको तोड़ के लिख लिया तो यहाँ पे क्या किया? 10 की पावर -2 बचा, और ये जो था ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर हो गया। ठीक है, इसको जब हम पावर को डिवाइड में लेके गए, यानी 1/100 हो गया। तो ये क्या बना दिया ऊपर वाले को? 0.529। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस का भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आया, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। या फिर आप बोल सकते हो 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब z और n की वैल्यू आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप ही को बताना चाहिए कि n और z है क्या। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और z क्या है? एटॉमिक नंबर है। राइट, ये चीज आप लोगों को कंफर्म है। अब देखो, अगर हम कैलकुलेशन करें, जैसे हमने एनर्जी के लिए कैलकुलेशन की थी ना, वैसे ही हाइड्रोजन के लिए कर लो। यहाँ पर दोबारा से फॉर हाइड्रोजन, अब क्या निकालोगे? रेडियस। पहले क्या निकाला था? एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं, डालते हैं फॉर हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो, z क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, और n हमने क्या ले लिया? 1। फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो r1 कितना होगा बोलो? 52.9 इंटू एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन जेड 1। कितना हो गया? 52.9 पिको मीटर। अगर हम बात करें n इक्वल टू 2, तो r2 52.9 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन में 1, है ना, क्योंकि n है। n इज इक्वल कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया? 2 का स्क्वायर यानी कि 4। 52.9 इंटू 4 पिको मीटर।
n इज इक्वल टू 3, r3 52.9 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन में 1, कितना हो गया 52.9 इंटू 9 पिकोमीटर। फिर हम बात करें अगर फॉर हीलियम, हीलियम के लिए निकालो z कितना होगा 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम आयन। मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे आयन क्यों ले रहे हैं वो हम थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी वो टाइम आया नहीं है, अभी उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखो, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। फॉर हीलियम आयन n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, यहाँ पर देखो r1 कितना होगा 52.9 इंटू n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब क्या होने वाला है 1, 1 का स्क्वायर अपॉन में z क्या है 2, तो ये हो गया 52.9 अपॉन में 2 पिकोमीटर। इसी तरीके से n इक्वल टू 2 आप कर सकते हो, क्या ना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 52.9 इंटू क्या होगा n स्क्वायर, n स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन में z तो 2 ही रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर थोड़ी बदल गया हीलियम में, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, तो कितना आ गया 52.9 इंटू 2 पिकोमीटर। और लिथियम आयन भी चलिए कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लिथियम की, तो लिथियम के लिए z क्या होने वाला है 3, तो करो n इक्वल्स टू 1, r1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 52.9, है ना, क्या होगा 52.9, बोलो n कितना 1, z कितना 3, कर दो 52.9 अपॉन में 3 पिको मीटर। आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज करना होगा तो क्या करूंगा 0.5 to 9 कर दूंगा, आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। n इक्वल्स टू 2, r2 इज इक्वल्स टू r2 कितना होगा 52.9 इंटू क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, अपॉन में z कितना है 3, ये किसमें आया पिकोमीटर, बस इतना सिंपल है, हो गया। अब यहां पर आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो यहां आप ये ऑब्जर्व करो रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, मैंने आपको बोला ही था पहली ऑर्बिट, पहली के बाहर दूसरी ऑर्बिट, दूसरी के बाहर तीसरी ऑर्बिट, ऑर्बिट बाहर होती जाएगी ना भाई, ये पहली ऑर्बिट है न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास, सेकंड ऑर्बिट उससे दूर, थर्ड ऑर्बिट और दूर, तो जब जितनी ज्यादा दूर ऑर्बिट होती जाएगी, जितना बड़ा आपका सर्कल बनेगा उतना ही बड़ा क्या होगा रेडियस होगा, तो वही तो देखो निकल रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, रेडियस क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहां पर मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर रेडियस क्या कर रहा है इंक्रीज, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला रेडियस क्या कर रहा है यहाँ पर इंक्रीज। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ r1 से ज्यादा r2, r2 से ज्यादा r3, चलिए इस बात को लिख ले, रेडियस, रेडियस क्या होने वाला है, अगर सेम एटम की बात हो रही है, आप हाइड्रोजन लो, हीलियम लो, लिथियम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियस फॉर हाइड्रोजन, लिथियम के लिए भी देख लो भाई, हीलियम के लिए भी देख लो, देखो इससे ज्यादा ये है, फर्स्ट से ज्यादा क्या है सेकंड है, हमेशा वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। रेडियस फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आपको हमेशा क्या मिल रहा है r1 से बड़ा r2 है और r2 से बड़ा r3, क्यों, जबकि एनर्जी के केस में ऐसा उल्टा ऑर्डर देखने को मिल रहा था, क्यों उल्टा था वहां पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया, पर यहाँ पर नेगेटिव नहीं है ना, ठीक है सिंपल, वहां पे एनर्जी में नेगेटिव था, तो नेगेटिव था तो इसलिए क्या हो रहा था चेंज देखने को मिल रहा था, पर यहाँ तो पॉजिटिव है तो कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसमें कोई अगर डाउट है तो पूछो, ठीक है, डाउट पूछने में बिल्कुल भी मत शर्माना, ठीक है, क्लियर है फंडा, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इनके रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट को कंपेयर करते हैं अलग अलग के, देखो भाई हाइड्रोजन, इसकी पहली ऑर्बिट 52.9, इसकी पहली ऑर्बिट 52.9/2, इसकी पहली ऑर्बिट 52.9/3, तो क्या आप देख रहे हो कि पहली ऑर्बिट जब आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, जब आप नीचे जा रहे हो यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम जा रहे हो, तो पहली ऑर्बिट में आपको क्या देखने को मिल रहा है रेडियस कम हो, ठीक है, पहली ऑर्बिट में रेडियस क्या हो रहा है यहाँ पर कम हो रहा है, ये चीज आपको
ऑब्जर्वेशन में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, ठीक है, सबका ही देख लो। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा, उससे कम हीलियम और उससे कम लिथियम। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि सर ये वाली चीज तो अपने को समझ में नहीं आई, आपने कुछ का कुछ बता दिया, या क्या सिस्टम है केमिस्ट्री में, कुछ का कुछ बन रहा है सर। हमें तो ऐसा लग रहा था कि सर हम नीचे जा रहे हैं, मतलब एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो सर ऐसा होना चाहिए था कि जो रेडियस है वो तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन रेडियस उल्टा आपने घटा दिया। ठीक है, कैसे घटा दिया, क्यों घटा दिया? रेडियस कम नहीं होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, आपको ऐसा लगना चाहिए। देखो, आप लोगों को पता है बीच में कौन बैठा है? न्यूक्लियस। एटम के बीच में कौन बैठा है? न्यूक्लियस। तो अभी जो न्यूक्लियस भाई साहब बीच में बैठे हैं, अभी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चुपचाप घूम रहा है। पर आप ये भी तो जानते हो कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ना। ठीक है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को धकेलेंगे, पर जो अनलाइक चार्जेस होंगे यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? धकेलेगा। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? धकेलेगा। पर नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना। वैसे ही आप लोगों ने देखा है कि आकर्षण अक्सर दो अपोजिट तरह के लोगों में होता है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को आकर्षण किसी और से ही होगा, अपने जैसों से तो नहीं होगा। ठीक है, तो यूजुअली यही होता है, आपको संसार में ज्यादातर यही देखने को मिलता है। ठीक है, आपको देखो कुछ वो अलग भी जा, कुछ लोगों के लिए अलग भी होता है वो। ठीक है, उस कम्युनिटी की भी रिस्पेक्ट है, ठीक है, सब कुछ है। मगर अभी हम एक जनरल टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, अपना समझने के कंसेप्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, अपना उधर मत चले जाना तुम लोग। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, क्या करेंगे? लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो न्यूक्लियस बैठा है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब आप बोलोगे सर अट्रैक्ट तो हाइड्रोजन के केस में भी हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा था। अट्रैक्ट तो हीलियम के केस में भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अट्रैक्ट तो लिथियम के केस में भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब वो ज्यादा खींच पाएगा ना, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो नेगेटिव को उतना ज्यादा ताकत के साथ खींच पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रेडियस क्या होती चली जाएगी? छोटी। इसीलिए रेडियस क्या होती चली जाएगी? छोटी। ये फंडा एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। देखो ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑर्बिट में ही, सेकंड ऑर्बिट में भी आपको यही कहानी देखने को मिल रही है। 52.9 इंटू 4, 52.9 इंटू 2। यहाँ पर देखो 52.9 इंटू 4/3, भाई 2 से तो छोटा ही है ना 4/3। 4/3 क्या होता है? 1.33 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग समझ में आई। रेडियस की कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये वाली चीज में अगर आपको कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। अगर आप लोगों के डाउट इसमें क्लियर हो चुके हैं तो फिर फटाफट से इस रेडियस को कैलकुलेट करने वाले पार्ट को आप लोग डाउनलोड करो। डाउनलोड कहाँ करोगे? स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लेना, प्रॉपर वीडियो को पॉज करके लिखना। मैं देखो हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि वीडियो में जो भी आप पढ़ रहे हो वो लिखो। आजकल आप लोग बहुत ज्यादा याद होता है, मतलब मैं तो जहां भी कोचिंग में पढ़ाता हूँ कभी मैं यही देखता हूँ यूजुअली। आजकल तो स्मार्ट बोर्ड है ज्यादातर कोचिंग में ना, तो जब भी स्मार्ट बोर्ड है कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो उसमें अक्सर यही होता है कि बच्चा क्या करता है, सीधे देखा कि अच्छा ये है। आजकल तो पीडीएफ वही सीधे सीधे वहीं से शेयर हो जाती है नोट्स की, तो वो पीडीएफ फोन में आ जाती है। और मैंने, मतलब ज्यादा नहीं कहूंगा तो कम से कम 70% बच्चों को मैंने उस पीडीएफ को कभी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए नहीं देखा। और कम से कम 20-25% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा उस पीडीएफ को, या उन नोट्स को पढ़ते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा नोट जो है किस में बनाने चाहिए? कॉपी में बनानी चाहिए। और जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो आप लोगों को लिखनी चाहिए साथ साथ। ठीक है, चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे।
चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों का कैलकुलेशन वाले जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, रेडियस का कैलकुलेशन, एनर्जी का कैलकुलेशन और ये लास्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन। वेलोसिटी के कैलकुलेशन पे क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग लगभग ना के बराबर पूछे जाते हैं, बट स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर डाल सकता है। देखो, जो भी चीज आपके पास सिलेबस में है उसको आप मतलब एक नजर अच्छे से देख जरूर लें। ठीक है, भले ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई चीज कम इंपॉर्टेंट है तो उस पर आप कम फोकस करें, लेकिन फोकस करें। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया कि कम इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जामिनर का मन किया हो सकता है वो उसी चीज को पूछ ले। यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो एनर्जी और रेडियस पर ही पूछे जाते हैं, बट कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो वेलोसिटी पर भी आ जाते हैं। और सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखिए, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻⁶। और यहाँ पर क्या होता है, z/n मीटर पर सेकेंड। z/n मीटर पर सेकेंड। आप देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अभी एनर्जी की जब हमने बात की थी तो वहां पर क्या होता था, z²/n², z²/n²। अब सेकंड जब हमने बात करी थी रेडियस की तो वहां पर क्या होता था, n²/z। जब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की तो यहाँ पर क्या है, z/n। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट ध्यान रखना। अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है कि बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है, आप लोग ये गलती अक्सर करते हो। ठीक है, अभी 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 बोलोगे कि ठीक है नहीं सर, अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो ये गलती होती है। तो ये ध्यान रखना कि किस में क्या ऊपर है क्या नीचे है। एनर्जी के फॉर्मूले में z²/n²। ठीक है, फिर रेडियस के फॉर्मूले में n²/z और वेलोसिटी के फॉर्मूले में z/n। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, क्या करना है, मतलब कैलकुलेशन आसान है, बहुत हो जाएगा आराम से। हाइड्रोजन के लिए देखें वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है, बस इतना देख लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहा हूँ या सीधे लिखूं, फर्स्ट ऑर्बिट v1 v2 v3। अब देखो हाइड्रोजन के लिए z तो फिक्स हो गया 1, z क्या हो गया, फिक्स हो गया, 1 हो गया। लेकिन ऑर्बिट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो अगर ऑर्बिट बढ़ेगी तो खुद सोचो, नीचे है ऑर्बिट, 1 आएगा, तब तो ये सेम ही वैल्यू आ जाएगी 1/1। बट 1/2 वैल्यू घट गई, 1/3 वैल्यू और घट गई। तो इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। तो कम होती चली जाएगी तो इसका मतलब v1 सबसे बड़ा होगा, v2 उससे छोटा और v3 सबसे छोटा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट देख लेते हैं सबकी। किस किस की देखें भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सबकी फर्स्ट ऑर्बिट देख लेते हैं। अगर आप इन सबकी फर्स्ट ऑर्बिट देखोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो ना। देखो भाई, फर्स्ट ऑर्बिट देखो, v1 ऑफ हाइड्रोजन, v1 ऑफ हीलियम, v1 ऑफ लिथियम। अगर आप यहाँ पे सबकी फर्स्ट ऑर्बिट देखोगे तो हाइड्रोजन के लिए देखो n तो सबके लिए सेम हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो गई। पर z बढ़ता जा रहा है, z अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट से ज्यादा सेकंड होगा, सेकंड से ज्यादा क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा वेलोसिटी हीलियम आयन की, और हीलियम आयन से ज्यादा वेलोसिटी लिथियम आयन की। किसकी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है उसकी। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। किस तरीके से हमने वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशंस को समझा, बहुत आसान है। वेलोसिटी के लिए भी कैलकुलेशन आप सेम उसी तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से अभी हम लोग एनर्जी और रेडियस के लिए कैलकुलेशंस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, भले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखकर नहीं दिखाया, पर आपको ये जरूर करना है कि आप बकायदा लिखोगे फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। लिखोगे किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। सेकेंड यही काम आप करोगे हीलियम आयन के लिए। फिर सेम यही काम आप करोगे किसके लिए, लिथियम आयन के लिए। चलिए फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे।
चलिए, तो हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है स्पेक्ट्रा। देखिए, स्पेक्ट्रा कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रा सिर्फ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ जो होती है। भाई कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आप लोगे, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, जब उसी को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो वही आपका क्या है, स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब जो बोर्ड पे हमने इतना सब कुछ लिखा हुआ है, आपको अभी उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, वो लैंग्वेज मैंने आपको इसलिए लिखवाई है ताकि आपको बाद में भी वो सारी चीजें याद रहें। ठीक है, या फिर अगर आप ये वीडियो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो भी आप लोग उससे अटेम्प्ट करना। ठीक है, पर मेन मेन उद्देश्य जो है हमारा वो ये है कि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, तो अब ऐसा हो सकता है आप रिवीजन करोगे तो क्या बार बार आप लेक्चर पे थोड़ी आओगे। ठीक है, तो रिवीजन करते वक्त आपके पास वो चीजें लिखी हुई हो तो आप फटाफट से उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखने में कोई भी आलस मत करना। अब आपका सारा ध्यान जो है वो यहाँ इस डायग्राम पर होना चाहिए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हम किसकी बात करने वाले हैं, स्पेक्ट्रा। अब ये स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो, अब हमारे पास ये जो एटम है, ये एटम, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो क्या होंगे, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में होंगे। मान लो कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में अभी है। ठीक है, वो किस में है, फर्स्ट ऑर्बिट में अभी है। तो नॉर्मली वो वहीं पे होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, जिन इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि मान लो कि वो नॉर्मली किस में होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं, तो वो उनकी क्या हो गई, ग्राउंड से। जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट में ही होते हैं, हो सकता है वो सेकंड में होते हो, तो वो उनकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, कोई से भी इलेक्ट्रॉन, अभी मैं एक मान के चल लेता हूँ आपको कि कोई भी एनर्जी लेवल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन वो रहते थे। ठीक है, यानी उनका वो घर था, तो वो क्या है उनके लिए, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, वो क्या है उनके लिए, ग्राउंड स्टेट, यानी उनका घर है वो। अब अगर मान लो उनको एनर्जी मिली, तो अगर वो एनर्जी पर्याप्त हुई, किसके लिए पर्याप्त हुई, अगले ऑर्बिट में जाने के लिए। क्यों, क्योंकि बोर ने क्या बोला था कि जो ऑर्बिट्स हैं इनकी एनर्जी एकदम फिक्स्ड होती है। ठीक है, इनकी एनर्जी कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, साथ ही साथ इनका रेडियस भी फिक्स होता है। तो अगर मान लो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा था, उसको इतनी एनर्जी हमने दे दी कि ये उड़कर अगली स्टेट में पहुंच गया, तो ये देखो, ये इसकी लो एनर्जी स्टेट थी। अब ये ऊपर वाले में चला गया, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर हाइयर एनर्जी की स्टेट हो गई। ठीक है, अब ये लो से जब हाइयर एनर्जी की स्टेट पे जाएगा, हाइयर, ये तो आपको क्लियर होगा, लो एनर्जी हाइयर एनर्जी। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन पहले ही किया था, लो एनर्जी स्टेट क्या है और हाई एनर्जी स्टेट क्या है। ठीक है, लो एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो एटम है उसके बाहर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है उसको जीरो माना जाता है, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता जाता है उसकी एनर्जी क्या चली जाती है, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। और ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी मतलब एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, ये फंडा क्लियर है। तो अब देखो, ये ग्राउंड स्टेट में था, एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये चला गया हाइयर स्टेट। इसमें चला गया हाइयर स्टेट में, और हाइयर स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, एक्साइटेड स्टेट, है ना। जैसे अगर आप कुछ उछल कूद कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो बोल देते हैं ना कि आज तुम इतने ज्यादा रोमांचित अवस्था में क्यों हो। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट है रोमांचित अवस्था। ठीक है, हिंदी में यही बोलते हैं इसको, रोमांचित अवस्था। तो एक्साइटेड स्टेट में हो कि भाई आज तो बहुत खुश लग रहे हो तुम, क्या बात है, दोस्ती तुम्हारे पूछ लिए थे ना कई बार। तो हाई एनर्जी स्टेट में चले गए। अब देखो, इस हाई एनर्जी स्टेट से अब कई बार इलेक्ट्रॉन को अच्छा नहीं लग रहा है वहां पे, यार हाई एनर्जी स्टेट में क्या बैठा हूँ यार, बहुत देर हो गई। तो वो क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी स्टेट से नीचे वाली स्टेट में वापस आ जाए। और जब वो नीचे वाली स्टेट में वापस आएगा, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तभी वो आ सकता है क्योंकि एनर्जी कम करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, इसी को हम क्या कर लेंगे, इसी को हम ऑब्जर्व कर लेंगे। किससे ऑब्जर्व कर लेंगे, हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उससे हम इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि भाई क्या है ये एमिशन स्पेक्ट्रा, कितनी एनर्जी थी। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि अच्छा यहां से यहां जाने में ये एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, इतनी चीज हमें मालूम चली। अब सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज ये है, ये तो आपको पता लग गया कि ये एनर्जी रिलीज है।
एमिशन स्पेक्ट्रा। पर आप ये कैसे पता लगाओगे कि एब्जॉर्ब कितनी करी? आप बोलोगे सर बहुत आसान काम है, ये जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतनी ही तो इसको एब्जॉर्ब करनी चाहिए। ठीक है, उतनी ही इसको क्या करनी चाहिए? एब्जॉर्ब करनी चाहिए। आपको ही लग रहा होगा क्यों? क्योंकि भाई जितनी रिलीज करी उतनी ही क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर किस में चला जाएगा वो? बोलो बोलो, किस में चला जाएगा? वो हाइयर में चला जाएगा। ठीक है, अगर वो इस वाली स्टेट में ही जा रहा है तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर वो इस वाली स्टेट से ही आ रहा है तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पर इसको निकालने के लिए हमारे पास एक और भी तरीका है भाई, डबल श्योर हो जाते हैं। अगर मान लो इसी स्टेट से जा रहा है, इसी स्टेट में आ रहा है, तो हमारे पास डबल श्योरिटी आ जाएगी ना। कैसे? देखो ध्यान से, भाई हमने कोई एनर्जी डाली, कोई लाइट तो डाली होगी इसके ऊपर, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स हाइयर स्टेट में जाएंगे या बाहर निकलेंगे, जो भी करेंगे। पर आपको एनर्जी तो डालनी पड़ेगी। आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे थे? उस पे फोटोन्स की बारिश कर रहे थे, उसके ऊपर फोटोन्स डाल रहे थे, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने एनर्जी डाली, और ये जो एनर्जी लाइट की फॉर्म में आपने इस पर डाल दी, तो जितनी लाइट ये ले लेगा, मान लो कि यहाँ पर आपने कुछ 500 एनर्जी की लाइट डाली। ठीक है, अब इसने क्या किया? 300 एब्जॉर्ब कर ली, तो 200 तो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, 200 क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। और ये जो बाहर निकल गई, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, ये क्या है? ट्रांसमिटेड लाइट। ये क्या है? ट्रांसमिटेड लाइट। ये बाहर निकल गई, ठीक है, ट्रांसमिट हो गई, इसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया। अब जो एब्जॉर्ब नहीं की गई, उससे आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा निकाल सकते हो, यानी कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? भाई टोटल आपने कितनी दी? 500 आपने दी, 200 इसने ले ली, तो इसका मतलब 500 माइनस में 200, 200 बाहर निकल गई है ना, तो 500 माइनस में 200, इसका मतलब इसने कितनी एनर्जी ली? 300। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या निकल गया? 300। क्लियर हो गया आपको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की किस तरीके से आप निकाल सकते हो, एमिशन स्पेक्ट्रा किस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ दिखाई देगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। वो कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह का वो इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है, अभी आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट फिर भी अगर आप देखना चाहो तो आप लोग आसानी से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आपको बहुत सारे वीडियोस उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है क्या। हालांकि आप लोगों के एग्जाम परस्पेक्टिव से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है क्या, ठीक है, किस तरीके से वो काम करता है, कैसे क्या उसमें दिखाई देता है, वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। आपके लिए जो यूजफुल है वो बस इतना कंसेप्ट है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ताकि आप लोग आराम से उसके नोट्स बना सकते हैं प्रॉपरली। तो देखिए, स्पेक्ट्रा की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है किसके लिए? स्पेक्ट्रा के लिए रिकॉर्ड करने के लिए, वो क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी इसको हम बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। और जब एनर्जी सप्लाई की जाती है किसको? एक सैंपल ऑफ एटम, कोई भी एटम का सैंपल हमने दे दिया, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, वही हमने बताया अभी। एंड जंप टू हायर स्टेट, और हायर स्टेट में चले जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? उसकी एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ऑन मूविंग बैक टू जीएस, जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इन ऑन मूविंग बैक टू ग्राउंड स्टेट, जब वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आएंगे तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, और ये जो एनर्जी रिलीज करी है वही एनर्जी क्या देगी? एमिशन स्पेक्ट्रा। ये फंडा क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब मिलेगा? जब लाइट जो कि एब्जॉर्ब नहीं की गई है एटम्स के द्वारा, यानी कि जो ट्रांसमिट हो गई है लाइट, बाहर निकल गई लाइट, वो एनालाइज की जाएगी किसके द्वारा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लाइट डालते हो ना, एटम कुछ लाइट ले लेता है, और जब बाकी लाइट चुपके से भागने लगती है, जब भागने लगती है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बुलाता है, बोलता है इधर आओ। तो लाइट बोलते तुमसे मतलब, वो कहता है कि हाँ हमसे तो मतलब है ही भैया, हमको लगाया ही इसलिए गया है कि तुमको कैप्चर कर सके। ठीक है, तो वो क्या करेगा? लाइट को कैप्चर करेगा और अपने को क्या देगा? स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्लियर है ये फंडा? चलिए फटाफट से इसे आप नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले फंडे पर।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। और ये जो है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, ये जो है क्या कंसीडर किया जाता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा यहाँ पर यानी कि हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जब एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या एब्जॉर्ब नहीं होती, क्या एब्जॉर्ब होती है, अरे भाई एब्जॉर्ब होती है तभी तो रिलीज होगी। ठीक है, तो एब्जॉर्ब होगी। फर्स्ट ऑर्बिट मान लो इसकी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, 2 में 3 में 4 में। ये फर्स्ट ऑर्बिट से ये किस में जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है, अपनी थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है। हो सकता है कि क्या कर जाए, एटम से बाहर भी निकल जाए। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी आपने इसको दी है। ये चीज क्लियर है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये एब्जॉर्ब तो करेगा, बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत सारी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रा की। तो क्योंकि एक ही सीरीज में देखने को मिलता है इसीलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, उस पर कभी बात नहीं करते हैं, आपको कभी क्वेश्चन भी उसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल आपसे बस एमिशन स्पेक्ट्रा पे ही क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा के। ठीक है, अब किस तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्पेक्ट्रा को समझते हैं। अब देखो ये जो लाइनें मैंने खींची है ना, ये असल में लाइनें ही दिखाई देती हैं उस पे स्पेक्ट्रा में, तो इसलिए हमने क्या करी है, लाइन ही खींची हुई है। तो कई बार इस हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा को आप चाहें तो लाइन स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं। ठीक है, कई बार आपको ये लाइन स्पेक्ट्रा के नाम से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा अगर कोई पूछ ले आपसे कि हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा इज विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, तो सिंपल आपका आंसर क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रा। बाकी जो ऑप्शन होंगे वो आपको देखने भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, कोई ऐसे घुमाने वाला ऑप्शन देगा भी नहीं, आप आराम से देख के निकाल लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिट थी न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास, ये सेकेंड ऑर्बिट थोड़ा और दूर, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवंथ ऑर्बिट, आप और भी आगे तक ले सकते हो। ठीक है, अभी हमने केवल सेवंथ ऑर्बिट तक लिया है, आप आगे तक लो, आपकी मर्जी है, जितने श्रद्धा अनुसार। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में गया, ऊपर गया, कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस में गया, ऊपर गया। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखना। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में गया, अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में गया तो अगर उसको नीचे आना है यानी कि एनर्जी रिलीज करनी है, तो एक ही ऑप्शन है उसके पास कि वो सेकंड से फर्स्ट में ही आएगा, और तो कहीं नहीं जा सकता एनर्जी रिलीज करके। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं डेढ़ में रुक जाएगा या कहीं आधे में आ जाएगा, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि बोर ने क्या बोला था कि एनर्जी फिक्स्ड होती है, ये जो ऑर्बिट है इनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, फिक्स्ड रेडियस होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रांजिशन होंगी वो भी इसी तरीके से होंगी कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी बीच में आके बैठ गया। क्लियर है, तो अगर वो सेकंड ऑर्बिट तक गया है तो फिर उसको फर्स्ट में ही आना पड़ेगा। सेकंड ऑर्बिट में अगर वो गया है तो उसको फर्स्ट में ही आना पड़ेगा। तो जब वो सेकंड से फर्स्ट में आएगा तब हमें एक लाइन दिखाई देगी स्पेक्ट्रा के अंदर। ठीक है, तो सेकंड से जब ये फर्स्ट में आएगा तो हमें एक लाइन दिखाई देगी स्पेक्ट्रा के अंदर। इसी तरीके से अगर मान लो वो थर्ड में जाता है, अगर वो किस में जाता है, थर्ड में जाता है, तो अब इसके पास दो संभावनाएं हैं, या तो ये थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करके सेकंड में आ जाए, और या फिर ये थोड़ी ज्यादा एनर्जी लूज करके फर्स्ट में आ जाए। तो दोनों कर सकता है, इसकी मर्जी है। अब इस मर्जी के हिसाब से ही हम अलग अलग सीरीज बनाते हैं। कैसे, देखो भाई सेकंड से फर्स्ट पे आया, यहां तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब थर्ड से आया तो थर्ड से अगर वो सेकंड पर आएगा, थर्ड से अगर वो किस पे आएगा, सेकंड पर आएगा, तो उसके पास एक और ऑप्शन था, क्या, कि वो थर्ड से फर्स्ट पर भी आ सकता था। ठीक है, थर्ड से किस पे आ सकता था, वो फर्स्ट पर भी आ सकता था। तो देखो ये थर्ड है मेरा, ये थर्ड से किस पे आ सकता था, चाहे तो फर्स्ट पर आ सकता था। तो अब इस हिसाब से हमने क्या किया, अलग अलग सीरीज डिवाइड कर दी। क्यों, क्योंकि अलग अलग पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, अगर मान लो 7 से 1 पे आता है, चाहे वो छठी ऑर्बिट से पहली पे आ जाता है सीधे, या 5वीं से सीधे धड़ाम से फर्स्ट पे आ गया, या चौथी से फर्स्ट पे आ गया, या थर्ड फ्लोर से गिर के फर्स्ट पे आ गया,
या सेकंड फ्लोर से गिर के फर्स्ट पे आ गया, कहीं से भी गिरे मतलब नहीं है, हमेशा वो सीरीज जब गिर के 1 पे पहुंचेगा डायरेक्टली, डायरेक्टली सीधे सीधे गिरना है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं रुक गया, सीधे धड़ाम से अगर 7वें से पहले पे गिरा लाइमन सीरीज, छठे से पहले पे गिरा लाइमन सीरीज, 5वें से पहले पे गिरा लाइमन सीरीज, ठीक है। कभी भी ऊपर से नीचे गिर रहा है, फर्स्ट पे गिर रहा है, तो हमेशा क्या आ रही है हमारी लाइमन सीरीज। और ये जो लाइमन सीरीज है ना, इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ देखने को मिलेगी, जो कि किसके अंदर आती है, यूवी। अब यूवी कौन है, युवराज सिंह नहीं, युवराज सिंह की बात नहीं हो रही है। यूवी कौन, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट आप लोगों ने पढ़ी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर, ये भी एक रेडिएशन थी, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एक हम लोगों ने ट्रिक भी याद की थी, और वो ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक ये थी कि गांव में एक्सयूवी आई मेरी, ठीक है। तो भाई गांव में मेरी एक्सयूवी आ गई, तो गांव में एक्सयूवी आई मेरी, तो ये सीरीज आपको याद हो गई, लाइमन। इसी तरीके से बालमर भाई साहब आए, बालमर। अभी जो बालमर भाई साहब हैं, इनका क्या है कि कहीं से भी गिर के अगर कोई सेकंड पे आएगा, भाई कहीं से भी गिर के अगर कोई दूसरी मंजिल पे आएगा, तो यहाँ पर बालमर साहब बैठे हैं, तो इनके सम्मान में नाम रखा जाएगा। 7वीं से गिर के दूसरी पे आया, छठी ऑर्बिट से गिर के दूसरी पे आया, 5वीं से गिर के दूसरी पे आया, चौथी से गिर के दूसरी पे आया, चाहे तीसरी से गिर के दूसरी पे आया, कहीं से भी गिर के आए मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है क्या, कि बालमर सीरीज में आएगा कब, जब सेकंड पे आएगा गिर के, ठीक है। बस इतना ध्यान में है तो आराम से क्वेश्चन होंगे। तो बालमर ये क्या है, विजिबल रीजन, क्या है ये, विजिबल रीजन, ठीक है। बालमर क्या है यहाँ पर, विजिबल रीजन, क्लियर है। यहाँ पर इसका मतलब इसके अंदर जो वेवलेंथ दिखाई देगी किसमें दिखाई देगी, विजिबल लाइट की रेज में दिखाई देगी, ठीक है। विजिबल लाइट में आप लोगों ने देखे जैसे कि कौन कौन से कलर आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा गिर के, कहीं से भी गिर के आए, पर अगर वो तीसरी ऑर्बिट में गिर के आएगा, चाहे चौथी से गिर के आए, चाहे 5वीं से गिर के आए, चाहे छठी से गिर के आए, चाहे 7वीं से गिर के आए, हमेशा वो किस में आएगा, पाश्चन। यहाँ पर जो सीरीज है वो क्या कहलाएगी, पाश्चन। यहाँ एन इज इक्वल टू 4, 7वीं से चौथी में आया, छठी से चौथी चौथी में आया, 5वीं से चौथी में आया, ये किस में आएगा, ब्रैकेट। अगर यहाँ पर देखो 7वीं से 5वीं में, छठी से 5वीं में क्या आएगा, पी फंड, क्या आएगा, पी फंड। ये जो तीनों सीरीज है, ये जो तीनों सीरीज है, ये तीनों की तीनों ही किसके अंदर है, इंफ्रारेड रीजन में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको कंफर्म हो गया, याद हो गया, ठीक है। क्या, लाइमन पहली सीरीज, n1 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो पहला नंबर है कि कहां पर गिरेगा, n1 क्या है, पहला नंबर कहां पर गिरेगा। आप एन एल लिख लो चाहे तो, कि लोअर सबसे लो लो कहां जाएगा, एन यू लिख लो चाहे तो, एन अब सबसे ऊपर कहां पर था, फर्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी नोट करो, चाहे आप n1 n2 लिखो, चाहे आप n इनिशियल एन फाइनल लिखो, आपका जो मन करे वो लिख सकते हो आप, ठीक है। बाय कन्वेंशन हमने n1 n2 लिखा हुआ है, आप चाहे तो n इनिशियल एन फाइनल जैसे आपको आ जाता है वैसे लिखो कॉपी में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है फंडा। तो ये कहीं पर भी हो, 2 3 4 इनफाइनाइट पे हो, फर्स्ट पे आएगा लाइमन सीरीज, 3 4 जितने पे भी हो, सेकंड पे आएगा बाल्मर सीरीज, 4 5 कितने पे भी हो आगे, 3 पे आएगा पार्शियल सीरीज, 5 6 किसी भी ऑर्बिट पे हो, 4 में आएगा क्या मिलेगा, ब्रैकेट। और 6 7 8 9 10 कहीं पे भी चले जाओ, वहां से फिफ्थ पे गिरोगे तो पी फाइव, ठीक है। एक और चीज याद करने की जो थी, क्या, लाइमन जो सीरीज है वो कौन से रीजन में आती है, यूवी रीजन, बाल्मर आती है विजिबल रीजन में, और पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड किस में आती है, ये आईआर रीजन में आती है, यानी कि इंफ्रारेड रीजन में देखने को हमें मिलती है। तो चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन कर दीजिए, फिर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी।